राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मथुरा से निधि अगेन। आज हम सुनेंगे कहानी आज़ाद की माँ, जिसके लेखक हैं वीजी वैशंपायन। आवाज़ दी है मैंने। मेरा नाम है निधि सिंह। तो शुरू करते हैं। रतलाम से BB&CI की गाड़ी पूर्ण वेग से रोज का रास्ता तय कर रही थी। यात्री हर स्टेशन पर उतरते और चढ़ते थे, परंतु मैं वर्षों की एक घटना का स्पष्ट चित्र देखने का प्रयत्न कर रहा था। सन 1929 से 31 तक का साल हिंदुस्तान के क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास का उज्जवल पृष्ठ है। बंगाल में आतंकवाद की ज्वाला प्रज्वलित थी। चिटगांव सशस्त्र आक्रमण के बाद तो बंगाल की तानाशाही सरकार की नींद हराम हो गई थी। अपनी समस्त पाशविक शक्ति लगाकर क्रांतिकारियों को मिटाने का वह प्रयत्न कर रही थी। उत्तर हिंदुस्तान में भी सैंडर्स हत्याकांड और असेंबली बमकांड के बाद पहले पहल लाहौर षड्यंत्र का मुकदमा था। फिर भी क्रांतिकारी खामोश न थे। वायसराय की गाड़ी उड़ाने का प्रयत्न और भगत सिंह तथा दत्त को छुड़ाने का प्रयत्न, भावलपुर रोड पर एक कोठी में बमों का फटना, यह पुलिस और सरकार के लिए एक चुनौती थी। पुलिस समझ गई कुछ नौजवानों को पकड़ लेने से काम खत्म नहीं हुआ। पुलिस इन क्रांतिकारियों को खोज निकालने में सिर चोटी का पसीना बहाए दे रही थी। आखिर देशद्रोहियों के कारण उसे सफलता मिल गई। अपनी लापरवाही के कारण कैलाशपति दिल्ली में अपनी प्रेयसी चंद्रावती के साथ गिरफ्तार हुआ। मोह ने आ घेरा। चंद्रावती की शुभकामना की आड़ में उसने विश्वासघात किया। कानपुर, झांसी, लखनऊ, ग्वालियर, अजमेर इत्यादि स्थानों में तलाशियां और धरपकड़ शुरू हो गई। चंद्रशेखर आज़ाद ने कानपुर छोड़ दिया। कारण यहाँ पर भी एक विश्वासघाती पैदा हो गया, जो आज़ादी की लड़ाई का सब कुछ मिटाने को तैयार था। वह अपनी ही भूल से शत्रु के पंजे में फंसकर मुखबिर बन गया। कानपुर छोड़कर इलाहाबाद अस्थायी हेडक्वार्टर बनाया गया। इन दिनों आए दिन किसी न किसी क्रांतिकारी के गिरफ्तार होने की खबर अखबारों में छपती रहती। आज़ाद की आंखों में नींद न थी। दिन रात यही समस्या उनके सामने थी कि क्रांतिकारियों की बिखरी शक्ति को किस तरह इकट्ठा किया जाए। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन खाना खाकर मैं कुछ सोचता और ऊँघता पड़ा था। एक गंभीर परंतु करुण स्वर में आज़ाद ने पुकारा, बच्चन। मैं इस स्वर को पहचानता था और जानता था कि इसका अर्थ है किसी गंभीर विषय का निश्चय। बच्चन तो ऐसा दिखाई देता है कि लाहौर षड्यंत्र के बाद का उत्तर हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों का संगठन एक बार तहस नहस हो जाएगा। कुछ दिन बाद ही आज़ाद की वह भविष्यवाणी पूरी हो गई। मैं आगे की बात सुनने के लिए उत्सुक हो उठा। उनकी आंखों में करुणा का एक भाव आया, पर शौर्य ने उसे दबोच दिया, आंसू बनकर बहने न दिया। आज़ाद पर बहुत सी साथियों का यह आरोप था कि वे संगदिल थे, पर सच बात और ही थी। उनका हृदय रोना जानता था किसी उच्च आदर्श के लिए, मर मिटने वाले वीर के लिए। उनका दिल पिघलना जानता था
दीनता की पराकाष्ठा पर। उनकी आंखों में मैंने आंसू 3 बार देखे। भगवती चरण जी की मृत्यु पर, भगत सिंह की स्मृति में, और एक बार और आदर्श की वेदी पर, जिसने बचपन से ही अपना सब कुछ लुटा दिया। माँ बाप के रहते हुए भी उनकी माया ममता को ठुकरा दिया। ऐसे शहीद आज़ाद के दिल में माया थी, ममता थी और दया भी थी। पर जब तक भाव सोते रहते, जब तक संसार उन्हें एक कर्म क्षेत्र के सिवा और कुछ नजर न आता, गाना उनके लिए गला फाड़ने के सिवा और कुछ न था। परंतु जब उनका सोया प्रेम जागा, तब उन्होंने जाना कि संसार में केवल हम लड़ने के लिए ही नहीं जीना चाहते, बल्कि जीने के लिए लड़ते हैं। फिर तो उन्हें गाने से एक अजीब प्रेम हो गया। बच्चन, तुम तो जानते ही हो कि फांसी की रस्सी मेरा गला घेरे है। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से मेरे घर चले जाओ, आज़ाद ने कहा। मैंने पूछा, पर वहाँ क्या करूँगा? मेरा काम तो यही है। कुछ देर खामोशी रही। अच्छा बच्चन, जब कभी तुम गिरफ्तारी के बाद रिहा हो, मेरे घर अवश्य जाना। उनकी यह बात उनके मरने पर भी मेरे कानों में गूंजती रही। आखिर रिहाई का दिन आया। बाहर लोग स्वागत के लिए आए, पर मेरे मन में वे शब्द फिर गूंज उठे। अच्छा बच्चन, रिहा होने पर मेरे घर अवश्य जाना। जाना तो मुझे तुरंत ही चाहिए था, परंतु रिश्तेदारों और मित्रों के मोह ने आ घेरा। आखिर उस दिन जुलाई 22 को, जब कठिनाइयों को पार कर चल ही पड़ा, मेरे छूटने के कुछ ही मास पूर्व उनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। रह गई थी केवल बुढ़िया माँ। बीच में लोगों ने यह भी उड़ा दिया था कि वे दोनों ही चल बसे। गाड़ी दोहद पहुंची। यहीं पर अलीपुर जाने के लिए मोटर मिलती है। हम तीनों मित्र एक अपरिचित प्रांत में पहुँचे। रास्ते में कन्हैया लाल जी वैद्य मिल गए। उन्होंने हमें दोहद में ठहरने का एक ठिकाना बता दिया था। वैद्य जी के साथ हमें देखकर वहाँ खुफिया पुलिस ने कान फटफटाए। कन्हैया लाल जी जब तक स्टेशन पर किसी परिचित को ढूंढे, जब तक पुलिस वालों ने हमारा नाम पता जानने के लिए एक षड्यंत्र रच लिया। हमें जिन महाशय के यहाँ जाना था, उसी नाम के एक व्यक्ति स्टेशन के पास ही रहते थे। कुली ने पहले हमें वहीं पहुंचाया, पर जब उसकी भूल पर उसे डांटा डपटा गया, तो वह एक तांगा ले आया। तांगे में पहले से ही 2 व्यक्ति सवार थे। हमें जल्दी थी, इस कारण हम लोगों ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। अभी हम दोहद के बाजार में पहुंचे ही थे कि एक पुलिस वाले ने तांगा रोककर तांगे वाले को 5 सवारी बैठाने के कारण चालान करना चाहा। गवाही में हमारे भी नाम पते लिखे गए। बाद में हमें पता चला कि यह सब नाटक केवल हमारा नाम पता लेने के लिए किया गया था, और वह भी इसी कारण क्योंकि हम कॉमरेड कन्हैया लाल के साथ गाड़ी से उतरे थे। दूसरे दिन सवेरे 8 बजे मोटर से हम भावरा पहुँचे। यह अलीराजपुर रियासत में है। यही शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की जन्मभूमि है। यहाँ की वंशरी देखने योग्य है। यहाँ न मीलों का कोलाहल है और न ही मानव के कृत्रिम सुखों का साधन। प्रकृति अब भी वहाँ के अधिक भागों पर अपना साम्राज्य बनाए है। पानी नहीं बरसा था, फिर भी पहाड़ी पर हरियाली दिखाई देती थी। गांव के पास ही एक छोटी सी नदी बहती है, जो कुकुशी कहलाती है।
इसमें पानी सूख गया था, पर कहीं कहीं गड्ढे भरे हुए थे। भील स्त्रियां इन गढ़ों से पीने के लिए पानी भर ले आती हैं। भावरा के आसपास के प्रदेश में भीलों की आबादी है। ना इन्हें खाने का शौक है, ना पहनने का। हाँ, इन्हें शौक है तो ताड़ी और अफीम का। इसके लिए तो वे अपने आप को भी बेच सकते हैं। कपड़े के नाम इनके बदन पर नीचे एक लंगोटी और सिर पर एक फटी पगिया बंधी रहती है। तीर कमान वे हर वक्त साथ रखते हैं। यही है आड़े समय का उनका हथियार। भावरा में सप्ताह में 2 बार हाट लगती है। इसी कारण भावरा में ज़्यादातर दुकानदार ही रहते हैं और रहते हैं कुछ सरकारी नौकर। यहीं पर 20वीं सदी के प्रारंभ में चंद्रशेखर आज़ाद के पिता आकर बसे थे। इनकी 2 ही संतानें थीं। आज़ाद के बड़े भाई सुखदेव उनके जीवित रहते ही काल का ग्रास हो चुके थे और आज़ाद के विषय में तो दुनिया ही जानती है। पर हाय रे माँ का हृदय, वह जानते हुए भी अभी तक विश्वास न कर सकी है कि आज़ाद इस दुनिया में नहीं है। गांव के एक छोर पर जंगल के सहारे एक झीड़ छीड़ झोंपड़ी के सामने ले जाकर एक व्यक्ति ने हमें खड़ा कर दिया। यही है तिवारी जी का मकान। आज़ाद के पिता वहाँ इसी नाम से पुकारे जाते थे। माताजी घर पर नहीं थीं। उत्सुकता हुई शहादत के इस दरिद्र रूप को देखने की। बार बार दिल में यही भाव उठते थे कि हिंदुस्तानी किसी के पूजक हो सकते हैं, पर उसकी कीमत आंकना नहीं जानते। जिसने आज़ादी के लिए अपने प्राण गंवाए, उसकी बूढ़ी माँ दाने दाने को तरसे, रहने के लिए टूटी झोंपड़ी उसे नसीब हो। उस टूटी झोंपड़ी को देखकर क्या कोई सोच सकता था कि जिसने एक बार देश में ब्रिटिश सरकार को हिला दिया, वह इसी झोंपड़ी में पैदा हुआ होगा और जीवन के 12 वर्ष इसी में उसने बिताए होंगे। हम तीनों व्यक्ति विचारों की उधेड़-बुन में पड़े हुए थे कि इतने में किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। एक वृद्धा धीरे धीरे जीवन के भार को आगे ढकेलती हुई अंदर आई। किसी के परिचय कराने की आवश्यकता न पड़ी। मैं पैरों की तरफ झुका। माँ के हृदय ने बीच में ही रोक लिया। पर फिर क्या, वही अश्रुओं की मूक भाषा जो मूक होते हुए भी सब कुछ कह डालती है। मैं हतबुद्धि सा माँ के बाहुपास में और मेरे पास ही मेरे साथी खोए से खड़े थे। किसी को भी कुछ न सूझता था। सांत्वना के लिए उस समय मौन से अधिक अच्छी और कोई दवा न थी। धीरे धीरे अश्रुओं का वेग स्वयं ही रुक गया। कोलाहल सुनकर पड़ोसी आ जुटे। सवाल होने लगे। वृद्धा स्वयं ही उत्तर देती थी। एक ने पूछा, कहाँ से आए हैं, देश से? वृद्धा माँ ने उत्तर दिया, हाँ। दूसरे ने पूछा, वहाँ पानी कैसा है? हमने उत्तर दिया, अच्छा है। इसी तरह थोड़ी देर तक सवाल जवाब की झड़ी लगी रही। धीरे धीरे पड़ोसी खिसकने लगे। माँ पास सरक आई और धीरे से पूछने लगी, सच बताओ भैया, चंद्रशेखर मर गया? मैं इधर उधर देखने लगा। कैसे बताता कि चंद्रशेखर इस संसार में नहीं है? मेरे साथियों में से एक ने कहा, हाँ माँ, वे अब जिंदा नहीं हैं। इसका पता तो तुम्हें भी लग गया होगा। हाँ बेटा, एक बार गांव के लोगों ने एक फोटो दिखाया और कहा था कि वह लड़ाई में मारा गया। पर बेटा, हमारी तो समझ में नहीं आया
कि उसने ऐसा कौन सा काम किया था जिससे उसे लड़ाई लड़नी पड़ी और फोटो छपकर बिके। मेरा तो सब कुछ होकर भी कुछ नहीं रहा। मैं निपुती की निपुती ही बनी रही। जिंदा हूँ, इसी से इस पेट का भाड़ा चुकाने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है। मैं तो उस दिन की बाट जोह रही हूँ जब भगवान मेरी सुन ले। इसी प्रकार माँ अपने जीवन के दुख को कहकर हल्का करती रही। इसी बीच बुढ़िया को हमारे पेट का ख्याल आया। बहुत मना करने पर भी वह न मानी। दाल, भात, साग और रोटी बनी। माँ की उम्र 60 से ऊपर थी। शरीर दुर्बल, मुंह में एक दांत नहीं। एक आंख बहुत सिर दर्द होने के कारण निकलवा देनी पड़ी और दूसरी से भी कम दिखाई देता है। खाना कभी बना कभी नहीं, फिर भी अपने हाथ से दोनों वक्त पानी भरना, रोटी बनाना, बर्तन धोना इत्यादि संसार के सभी काम करती हैं। झोंपड़ी में एक ही कमरा है और आगे जरा सा सहन। सारी झोंपड़ी बांस की बनी हुई है, कारण यहाँ के जंगल में बांस कसरत से मिलता है। सामने आंगन में एक आम का और एक पपीते का पेड़ लगा हुआ है और उसके आगे बांस की छोटी सी केवड़िया है जो हाथे का फाटक है। पिछली ओर कुछ साग तरकारी लगी रखी है। अगर बकरियों से बच गई तो मोहल्ले वाले उस पर हाथ साफ करते हैं और उनसे बचने पर माँ के हिस्से में आती हैं। रात को रावजी नाम का एक भील एक वक्त वहीं खाना मिलने पर एक बोथरी तलवार लिए सोता है, इसलिए कि जंगली भील मौका पाने पर चोरी करने से नहीं चूकते। हमारे वहाँ जाने से बुढ़िया के जीवन में एक परिवर्तन हुआ। उसे समय काटने का साधन मिल गया। सवेरा होते ही उसे हमारी चाय की फिक्र होती और दोपहर को 12 बजते ही भोजन की। हम बहुत मना करते, परंतु इसमें उसे सुख और आनंद मिलता। चाय पीकर हम आसपास के जंगल में घूमने निकल जाते और दोपहर को जब लौटते तो बुढ़िया को बाट जोहते पाते। उसे स्मरण हो आते अपने पुराने दिन, जो अब कहानी बन गए थे। हाँ, ठीक इसी तरह तो वे अपने लड़के का रास्ता देखा करती थीं। हमें देखते ही वह झट सवाल कर बैठती, बच्चा आज बहुत लंबे निकल गए रहो का? नहीं अम्मा, यहीं तो नदी पर बैठे थे। माँ खाना परोसती, हम झगड़ झगड़ कर खाते। बुढ़िया हंसते हंसते कहती, बेटा चले जाओगे तो यही बातें मुझे रुलाएंगी। अब तुम यहीं रहो बच्चा। नित्य नए प्रकार का भोजन होता, सादा पर स्वाद। एक दिन घर के आम का अमावट खाने को मिला। माँ इसे उपवास के दिन पानी में शरबत बनाकर खाती थी। यही होता है उसके उपवास के दिन का आहार। रात को 11-12 बजे तक मोहल्ले की बूढ़ी औरतें आ बैठती और इधर उधर की बातें कहती और पूछती। जब भी हम जाने का नाम लेते, माँ कह उठती, नहीं बच्चा, कुछ दिन और रहो। आखिर जाने का दिन निश्चित हुआ, पर विदा के समय की वह करुण दृष्टि कभी नहीं भूलेगी। वह बार बार यही कहती, सूना घर और दरिद्रता तो मेरे जीवन के साथी हैं। दुनिया चंद्रशेखर आज़ाद जिंदाबाद यह कह सकती है, पर उनकी माँ के त्याग को स्मरण करने के लिए संसार के पास ना तो समय है और ना देखने के लिए आँखें। तो ये थी कहानी आज़ाद की माँ, जिसके रचनाकार हैं वीजी वैशंपायन जी और संपादक हैं सत्यवती
मलिक जी, जिसे आवाज़ दी है मैंने, निधि सिंह। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।